हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। बिहार सामान्य ज्ञान जो कि बिहार के सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। भाग 2 बिहार का इतिहास, इसके तहत प्राचीन बिहार को देख रहे हैं, जिसका आज जो है पार्ट 3 लेने वाले हैं। इससे ऑलरेडी पहले मैंने 2 सेशन आपको करवा दिया प्राचीन बिहार पर। तो यदि वो दोनों पार्ट यदि नहीं देखे हैं तो वो दोनों पार्ट भी आप जाकर जरूर देखेगा। यह प्राचीन बिहार का पार्ट 3 है। और एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो आज हम इस सेशन में मौर्य साम्राज्य को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की यदि देखा जाए तो इसकी स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म जो है 345 ईसा पूर्व हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है सेंट्रोकोटस शब्द का प्रयोग किया था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। विशाखदत्त जिनका पुस्तक मुद्रा राक्षस है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के लिए जो है ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है। वहीं देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को हराकर, जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे, घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो सहायता जो दिए थे चाणक्य की सहायता से ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य का अन्य नाम देखें तो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, इन सभी अन्य नामों से भी जाने जाते हैं चाणक्य। तो इनका जो है अन्य नाम भी ध्यान में रखेगा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त मौर्य को जब मौर्य वंश की स्थापना करने में जो मदद निभाए थे, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में जो है चाणक्य नियुक्त हुए थे। यानी कि बाद में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री बने वो चाणक्य बने थे। चाणक्य द्वारा एक फेमस पुस्तक है जो कि अर्थशास्त्र है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्थशास्त्र पुस्तक जो कि चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। वहीं देखा जाए तो इसका संबंध भी पूछा जाता है। तो अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो राजनीति से है, इसे भी आप ध्यान में रखेगा। चंद्रगुप्त मगध की जो गद्दी पर बैठे थे वो 322 ईसा पूर्व बैठे थे। 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे और यह जैन धर्म के अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के अनुयायी थे। तो चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व सेल्यूकस निकेटर को हराया था। यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो कि एक विदेशी यात्री थे, मतलब कि आक्रमणकारी थे, जिन्हें चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में हराया था। और इसी के बाद जो देखा जाए तो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देते हैं। और इन्हीं के बाद जो इनको 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये 4 प्रांत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को प्रदान किए जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैनी गुरु थे वो भद्रबाहु थे, जिनसे इन्होंने जैन धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यानी कि रहा करता था। ये भी बहुत फेमस है मेगास्थनीज। इसके बारे में भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप इसे भी ध्यान में रखेगा कि ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी थे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। मेगास्थनीज के द्वारा एक फेमस किताब है जो कि इंडिका, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आप इसे भी ध्यान में रखेगा। मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सा है? तो इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का जो वर्णन किया गया है वो एपियानस के द्वारा इसका वर्णन किया गया है। यानी कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन एपियानस के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम जीवन कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताए थे और वहीं पर इनकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व हो जाती है। तो इनकी मृत्यु कहाँ होती है? तो कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 298 ईसा पूर्व में। इसके बाद इनका पुत्र बिंदुसार जो कि गद्दी पर बैठते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बाद जो है उनके गद्दी पर बिंदुसार, उनका पुत्र, गद्दी पर बैठते हैं। ये जो गद्दी पर बैठते हैं 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठते हैं। अमित्रघात के नाम से जो है बिंदुसार को जाना जाता है, जिसका अर्थ जो होता है शत्रु विनाशक होता है। अमित्रघात के नाम से इनको उपनाम से जानते हैं। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि बिंदुसार का जो है अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? तो अमित्रघात।
नेक्स्ट देखें तो बिंदुसार को जो है आजीवक संप्रदाय में इनको अनुयायी मानते हैं, यानी कि बिंदुसार जो थे आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। वहीं देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे, बिंदुसार बौद्ध धर्म के अनुयायी बिंदुसार जो कि आजीवक संप्रदाय के अनुयायी होते हैं, और इनके पुत्र अशोक जो कि अगला जो गद्दी पर बैठते हैं चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश पर, जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। तो आप ये भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखा जाए तो विष्णु पुराण में बिंदुसार के लिए जो है कि भद्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था, यानी कि बरिसार या भद्रसार। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट, बिंदुसार को प्राप्त उपाधियाँ, यानी कि बिंदुसार को जो है और किन किन नामों से मतलब कि पुकारा गया, किन के द्वारा, इसे देख लेते हैं। यूनानी लेखकों के द्वारा जो है बिंदुसार को अमित्र चेटस, और संस्कृत में अमित्र घात, वायु पुराण में भद्रसार या बरिसार या मद्रसार शब्द का प्रयोग किया गया था। जैन ग्रंथों में सिंह सेन शब्द का प्रयोग किया गया था बिंदुसार के लिए। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट, मौर्य वंश का जो अगला शासक हुए वो अशोक हुए, जो कि बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुए, जो कि 269 ईसा पूर्व में जब मगध की गद्दी पर बैठते हैं। राजगद्दी पर बैठते समय जो कि से पहले अशोक जो थे वह अवंती के राज्यपाल थे, यानी कि जब अशोक गद्दी पर बैठने से पहले वह अवंती के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे। मास्की एवं गुर्ज अभिलेख में जो कि अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की एवं गुर्ज अभिलेख में। इन दोनों अभिलेखों को आप ध्यान में रखेगा कि मास्की एवं गुर्ज अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक लिखा गया है। अब पुराणों में जो अशोक के लिए जो है अशोक वर्धन शब्द का प्रयोग किया गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के, यानी कि अभिषेक के जो है 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेते हैं। कलिंग की राजधानी बहुत बार पूछा जा चुका है, तो कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तोसली। आप इसे ध्यान में रखिएगा। उपगुप्त जो कि बौद्ध भिक्षु थे, इसी युद्ध कलिंग युद्ध के बाद जो कि बौद्ध इनका इस युद्ध में बहुत ज़्यादा क्षति होने के कारण जो कि इनका आत्मसमर्पण हो जाता है। उसके बाद ये बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। बौद्ध धर्म के जो शिक्षक थे उपगुप्त, इनसे ये जो कि बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करते हैं अशोक। अशोक के माता जिनका नाम सुभद्रांगी था, तो इनके माता का नाम भी आप ध्यान में रखिएगा, अशोक महान का। तो चलिए आगे चलते हैं। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजे थे। भारत के शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक के द्वारा किया गया था, यानी कि शिलालेख का जो शुरुआत जो किया गया था प्रचलन, यह अशोक के द्वारा ही किया गया था। अशोक का शिलालेख देखा जाए तो ब्राह्मणी, ख्रोष्टी, ग्रीक, अरमेइक, इन 4 लिपियों में लिखा गया है। अशोक के शिलालेख की खोज जो कि 1750 ईस्वी में पाद्रेटी फैंथेलर के द्वारा किया गया था, और इनकी संख्या जो कि 14 है। तो चलिए इन सभी को भी देख लेते हैं। मौर्य सम्राट एवं बौद्ध धर्म में संबंध। मौर्य राजवंश जो था बौद्ध धर्म के साथ अन्योन्य संबंध रहा, जो कि सम्राट अशोक से कलिंग युद्ध के बाद जो कि अहिंसा और शांति के बाद इसको जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। यानी कि कलिंग जो युद्ध हुआ था उसके बाद ये जो कि अहिंसा के मार्ग यानी कि शांति के मार्ग को अपनाए थे सम्राट अशोक। उन्होंने बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म गुरु उपगुप्त से बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि, जियो और जीने दो जैसे आदिवासी आदर्श वाक्यों को जो कि अपने राज धर्म में शामिल किए थे। जो उनका राज धर्म था उसमें जो ये सभी शब्द जो शामिल करवाए थे अशोक के द्वारा। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने अपने प्रचार प्रसार के लिए भारत एवं भारत से अलग यानी कि दूसरे देशों में भी अपने धर्म महापात्रों को भेजे थे, और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भी भेजे थे बौद्ध प्रचार प्रसार करने के लिए। नेक्स्ट, सारनाथ में संरक्षित सारनाथ सिंह जो कि सिंह स्तंभ है, जो कि 4 सिंह का जो स्तंभ आप देखते हैं किसी भी जो कि अधिकारी होते हैं वहाँ देख जाइएगा, तो जो 4 स्तंभ वाले जो सिंह होते हैं उसके नीचे जो देखिएगा
तो उसमें 4 पशु अंकित होते हैं जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। ये जो 4 पशु हैं, हाथी, घोड़ा, बैल और सिंह यानी कि शेर, ये 4 पशु अंकित किए गए हैं जो कि बौद्ध के जीवन से संबंधित है। इनका संबंध देखा जाए तो हाथी जो कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक था, हाथी। और नेक्स्ट देखें तो बैल जो कि जन्म से संबंधित था, अश्व गृह त्याग से, और सिंह सार्वभौमिकता से। इन चारों पशुओं को जो है सिंह स्तंभ के नीचे अंकित किया गया है। और ये अशोक स्तंभ भी जो था चंद्रगुप्त ये अशोक के द्वारा ही स्थापित किया गया था। कई बौद्ध स्तंभों जैसे कि सांची, भरहुत, सारनाथ प्रमुख स्तंभों के अलावा अनेक बौद्ध विहारों का भी निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य राजा अशोक के द्वारा किया गया था। यानी कि बौद्ध विहारों को जो अधिक निर्माण जो किया गया था वह अशोक के समय ही किया गया था। बौद्ध भिक्षुओं के बरसबास यानी कि विश्राम स्थल मतलब कि बनाने के लिए जो है बराबर की गुफाओं और नागार्जुन गुफाओं में जो इनके द्वारा रॉक कट के द्वारा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। यानी कि बौद्ध भिक्षु को मतलब कि आश्रय देने के लिए यानी कि रहने के लिए जो है बराबर की गुफाओं में एवं नागार्जुन की गुफाओं में जो है पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बराबर की पहाड़ी ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये जहानाबाद जिला में पड़ता है, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, अशोक के द्वारा भेजे गए बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए यानी कि किन को धर्म प्रचार प्रसार के लिए भेजा गया था। मच्छतिक जो कि कश्मीर व गंधार में भेजा गया था। मज्जिम जिनको हिमालय में भेजा गया था बौद्ध प्रचार के लिए। सोन व उत्तरा जिनको सुबर्ष भूमि में भेजा गया था, सुवर्ण भूमि में। और रक्षित इनको उत्तरा कर्नाटक यानी कि बनवासी में भेजा गया था। धर्म रक्षित इनको अपरांतक में भेजा गया था। महारक्षित इनको यवन राष्ट्र में भेजा गया था। और महाधर्म रक्षित इनको महाराष्ट्र भेजा गया था। महादेव इनको मैसूर और महेंद्र एवं संघमित्रा इनको श्रीलंका भेजा गया था धर्म प्रचार प्रसार के लिए बौद्ध के। नेक्स्ट, अशोक के स्तंभ लेख एवं उनसे वर्णित विषय यानी कि अशोक के आपको 14 शिलालेख का आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो इन 14 शिलालेख को आप जरूर देख लीजिएगा, लेकिन इन 14 में से कुछ शिलालेख जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट शिलालेख हैं अशोक के उन्हें आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए जो भी इम्पोर्टेंट शिलालेख हैं आपको बता देता हूँ, आप उन्हें जरूर देख करके ध्यान में रखिएगा। जैसे कि प्रथम शिलालेख जो कि इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है प्रथम शिलालेख में अशोक के अहिंसा पर बल दिया गया था और पशु बलि की निंदा की गई थी। पशु बलि की निंदा के रूप में जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रथम शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। दूसरा शिलालेख में जो कहा गया था समाज कल्याण हेतु मनुष्यों और पशुओं के चिकित्सा की व्यवस्था एवं पड़ोसी राज्यों जैसे चेल, पांड्य, सत्यपुत्र और केरलपुत्र चेर का वर्णन किया गया है। तो ये दूसरा शिलालेख भी आप ध्यान में रखिएगा। तीसरा शिलालेख देखें तो तीसरा शिलालेख में जो वर्णन किया गया था राजकीय अधिकारियों युक्त एवं राज्ययुक्त यानी कि जो भी राजकारी अधिकारी जो होते थे उनको प्रदेशों में अपने आदेश दिया गया था कि हर 5 वर्ष पर अपने राज्यों का दौरा करेंगे और ब्राह्मणों, मित्रों, संबंधियों और श्रमिकों के साथ जो है सदाचार पूर्वक व्यवहार करेंगे। यह जो था तीसरा शिलालेख में बोला गया था। तीसरा शिलालेख में बोला गया था अपने अधिकारियों से कि प्रत्येक 5 वर्ष में अपने अपने क्षेत्र में जाएं और वहाँ के ब्राह्मण मित्रों एवं जो भी श्रमिक लोग थे उनसे सदाचार का व्यवहार रखेंगे। ये तीसरा शिलालेख में बोला गया था। तो ये तीनों शिलालेख महत्वपूर्ण हैं, तो इन तीनों को आप ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं चौथा शिलालेख, और ये 5वां, 6ठा, 7वां और ये 8वां। आप इन्हें भी एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ये 9वां, 10वां और 11वां एवं 12वां शिलालेख। तो आप इन्हें एक बार वीडियो पॉज करके जरूर रीड कर लीजिएगा। और वैसे भी इसका PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं।
एक 13वां शिलालेख जो कि मोस्ट फेमस है, क्योंकि इसी 13वां शिलालेख में जो कि कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है, इसलिए ये फेमस है, मतलब कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बहुत बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कलिंग युद्ध का वर्णन जो है अशोक के कितने शिलालेख में किया गया है, तो 13वां शिलालेख है, आप इसे ध्यान में रखेगा। और ये 14वां शिलालेख है। तो चलिए आगे चलते हैं। अशोक के लघु स्तंभ लेख, कौन कौन से लघु स्तंभ लेख थे और ये कहाँ स्थित थे, ये आपको बता देता हूँ। जैसे कि टोपरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित था, मेरठ उत्तर प्रदेश, प्रयाग उत्तर प्रदेश, और बैरिया अरेराज जो कि बिहार चंपारण में स्थित था, लौरिया अरे आनंदागढ़ ये भी चंपारण बिहार में स्थित था, रामपुरवा ये भी बिहार चंपारण में स्थित था। और इनमें से कुछ कुछ को जो है परिवर्तित किया गया था कुछ कुछ राजाओं के द्वारा। तो वो जो प्राचीन बिहार जब करवाऊंगा उसमें आपको पूरी डिटेल में आपको करवा दूंगा। तो चलिए आगे चलते हैं। मौर्य राजधानी, यानी कि मौर्य वंश के समय जो कि कौन कौन से प्रांत के कहाँ पर राजधानी था उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि प्राच्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, यह वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, इसकी यह जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश में स्थित है। अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी, यह वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। कलिंग जिसकी राजधानी तोचली थी जो कि उड़ीसा में स्थित है। इससे ये सभी प्रमुख राज्य थे उस समय के मौर्य वंश के, जिसकी राजधानी कहाँ कहाँ थी और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ये भी ध्यान में रखेगा। मौर्यकालीन नगरीय प्रशासन की समितियाँ, इनकी कौन कौन से समिति होते थे। तो प्रथम समिति जो कि उद्योग और शिल्पों का निरीक्षण किया करते थे, द्वितीय समिति विदेशियों का देखरेख, और तृतीय समिति जनगणना, और चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था, और पांचवा समिति विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण, और षष्ठवां यानी कि छठा समिति जो कि विक्रय कर व्यवस्था देखा करती थी। नेक्स्ट, मौर्यकालीन मंत्रिपरिषद, यानी कि कौन कौन से मंत्रिपरिषद हुआ करते थे, किस पद पर, उनका क्या कार्य था, इसे देख लेते हैं। जैसे कि अमात्य प्रत्येक विभाग का प्रधान हुआ करते थे अमात्य, और पुरोहित धर्म एवं दान विभाग का प्रधान हुआ करते थे। सेनापति सन विभाग के प्रधान हुआ करते थे। युवराज राज्य पुरुष, और दौवारिक राजकीय द्वार रक्षक। अंतर्वेशिक जो कि अंतःपुर का अध्यक्ष हुआ करते थे। समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान हुआ करते थे। और सन्निधाता राज्य के कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। और प्रशासता जो कि राजकीय आज्ञाओं की लिपि करने वाले थे। इनमें सभी में देखा जाए तो अमात्य, पुरोहित और सेनापति, और इसमें देखा जाए दौरिक समाहर्ता भी बहुत बार पूछा जा चुका है जो कि फेमस है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सभी को जो भी आपको टिक किया हुआ आगे करके इन सभी को ध्यान में रखेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है इसके मंत्रिपरिषद से मौर्यकालीन के। और एक ये आठवां जो कि क्षत्रिय धाता था जो कि राज्य कोषाध्यक्ष हुआ करता था, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी को आप जरूर ध्यान में रखेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रादेष्टि जो कि कमिश्नर हुआ करते थे। पौर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश हुआ करते थे। नायक नगर रक्षक का अध्यक्ष हुआ करते थे। कर्मांतिक जो कि उद्योग एवं कारखानों के अध्यक्ष हुआ करते थे। और दंडपाल सेना का सामना एकत्र करने वाले हुआ करते थे। दंडपाल यानी कि जो भी सेना की आवश्यकता होती थी उन सभी सामानों को एकत्र करने वाले दंडपाल हुआ करते थे। दुर्गपाल जो कि दुर्ग रक्षक हुआ करते थे। अंतपाल जो कि सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक करते थे। तो इनमें देखा जाए तो नायक जो कि नगरपाल का अध्यक्ष हुआ करते थे, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उसे आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, मौर्यकालीन विभाग अध्यक्ष, यानी कौन से विभाग के कौन अध्यक्ष हुआ करते थे, किस विभाग के, उन्हें देख लेते हैं। जैसे कि पाटला अध्यक्ष जो कि लेखा विभाग का प्रधान हुआ करते थे। और सीता अध्यक्ष जो कि कृषि विभाग के प्रधान हुआ करते थे। अकारा अध्यक्ष खनिज विभाग के प्रधान। और लक्षणा अध्यक्ष
टकसाल विभाग के अध्यक्ष, और लबना अध्यक्ष जो कि नमक विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे, और बिबिता अध्यक्ष चारागाह के अध्यक्ष हुआ करते थे, नवा अध्यक्ष नाव जहाज़ों का अध्यक्ष हुआ करते थे, और पतना अध्यक्ष बंदरगाहों के विभागों का अध्यक्ष हुआ करते थे, और अंतपाल सीमा प्रदेश के देखभाल किया करते थे। पौतबा अध्यक्ष जो कि बाट तथा माप विभाग का अध्यक्ष हुआ करते थे, और सूत्राध्यक्ष कताई बुराई विभाग अध्यक्ष हुआ करते थे, यानी कि जो भी बुराई करते थे प्रशासन का उसको देखभाल करते थे, सूत्राध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। और सुनाध्यक्ष बुचड़खाने का अध्यक्ष हुआ करते थे, सुनाध्यक्ष और गणिताध्यक्ष विशेष वेश्याओं के विभाग का अध्यक्ष हुआ करते थे, गणिता का अध्यक्ष, और बंधकाराध्यक्ष जो कि जेल विभाग का अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये सभी मौर्यकालीन विभाग के अध्यक्ष हुआ करते थे। तो इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो कि जिसे आप ध्यान में रखिएगा, जैसे लेखा विभाग और कृषि विभाग और टकसाल विभाग और चारागाह विभाग, ये सभी जो थे इम्पोर्टेंट हैं। बंदरगाह विभाग को मतलब क्या बोला जाता था, उसमें अध्यक्ष हुआ करते थे कौन, ये सभी को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आज का लास्ट है। तो यदि कंटेंट पसंद आए दोस्तों तो मेरे चैनल को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। यदि कंटेंट पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ दोस्तों, इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, अब वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन बनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।